ओके, आवाज आ रही ना सबको? यस यस सर। सर। तो देखो आज की क्लास में ना एकदम फैक्चुअल पॉइंट्स बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है बहुत सारा चीज फैक्चुअली मिलेगा। पर उन जो लिमिटेड फैक्चुअल पॉइंट्स है उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, तब जाके एक सिंगल पॉइंट वीवी पेरी की इंपॉर्टेंस समझ में आएंगी। किस जगह पे वीवी पेरी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप रीजनिंग असर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसआरएफ और जेआरएफ में क्वेश्चन आता है वो आप बना पाओगे। इवन सीयूईटी भी अब सारे के सारे आई थिंक रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चंस को फॉलो कर रहा। सो उन चीजों को बनाने के लिए इस पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये वीवी पेरी है और इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहली बात ये है कि देखो आप जनरली प्लांट्स को देखते हो, कोई भी एक नॉर्मल प्लांट को देखते हो, ये एक प्लांट हो गया, इस प्लांट में ये लगा एक फूल, और इस फूल में आगे चल के क्या बना, एक फ्रूट बना। ठीक है। और इस फ्रूट के अंदर सीड है। कल के डेट में आप देखते हो ये फ्रूट जो है इस पौधे से गिर के जमीन में आता है, ये बाहर का कवरिंग डिग्रेड होता है और ये सीड जो जमीन के अंदर जाके यहाँ से एक नए पौधे का निर्माण करता है। यही होता है नॉर्मल प्रोसेस। यस सर। यस सर। पर ये सीड तो कभी इस फ्रूट के अंदर जर्मिनेट नहीं किया, ये तो जमीन में आने के बाद जर्मिनेट हुआ ना, नॉर्मली जो होता है। यस सर। फिर प्लांट के पास जब ऑलरेडी ये एक मैकेनिज्म है, तो दो चीजें प्लांट क्यों करता है इस चीज पे सोचना जरूरी है। ठीक है। आज की क्लास मैं वही शुरू से बोल रहा हूँ, फैक्चुअल नहीं है, कहानी के टाइप सुनो और मस्त मजे से जो समझ में आता है लिखो। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। अब आज वही है कि लिखने वाला काम नहीं, आज अपन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। भाई दो चीजें सोचने के लिए आया, दो चीजें सोचनी चाहिए हमको। सबसे पहली चीज ये कि जब ये फ्रूट जो है जमीन में गिरता है तो फिर ये तुरंत ही जर्मिनेट क्यों नहीं होता है। कई पौधे तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं, आम तुरंत जर्मिनेट होता है, लीची तुरंत जर्मिनेट होता है। आप रेम्बुटान को देख लो, आप जो है जैकफ्रूट को देख लो, ये सब तुरंत जर्मिनेट होते हैं। लेकिन वहीं पे कई सारे फ्रूट हैं जो बहुत लेट से जर्मिनेट होते हैं। आप एप्पल, पियर, पीच, प्लम को देख लो, आप पपाया को देख लो, बहुत सारे सीड्स हैं। ठीक है, जो इमीडिएटली ग्रो नहीं होते। कारण कुछ भी हो सकते हैं, हार्ड सीड कोट होना, लाइट का रिक्वायरमेंट होना, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होना, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पर ऐसा होता क्यों है भाई? प्लांट ने ऐसा फालतू टाइप का रीजन क्यों डेवलप करके रखा है? वो सीधा फ्रूट को जमीन में ग्रो पहुंचाया और ये सीड डायरेक्टली जर्मिनेट होकर एक पौधा बना सकता था ना, पर पौधा ऐसा नहीं करता है। ये एक पहला पॉइंट है, ये पहला वेरिएशन है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये विविपेरी से हट के है, पर ये जरूरी है। दूसरा चीज हमने क्या देखा, एक और वेरिएशन हमने देखा कि एक तो जमीन में जाके तुरंत ग्रो नहीं हो रहा था, कुछ तुरंत ग्रो हो रहे थे बट कुछ तुरंत ग्रो नहीं हो रहे थे। दूसरा हमने देखा कि कभी कभी तो ऑलरेडी ये फ्रूट के अंदर ही है और इसमें जड़ आ जाता है, या कभी कभी तो पूरा सीडलिंग ही बन जाता है फ्रूट के अंदर। तो फिर ये कैसे होता है, या ये फिनोमेना क्यों डेवलप किया? जब ऑलरेडी जमीन में जाके एक पौधा डेवलप हो रहा था, तो फिर पौधे को क्या कोई जरूरत थी क्या प्लांट के अंदर ही जर्मिनेट करें? है कि नहीं? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आना चाहिए, और ये दो क्वेश्चंस के आंसर भी आपको आना चाहिए कि ऐसे कौन से कंडीशंस आ गए होंगे कि पौधे ने अपने प्लांट के अंदर रहते रहते फ्रूट में सीडलिंग डेवलप करने या रूट्स डेवलप करने की कैपेसिटी डेवलप की। या फिर ऐसा कौन सा कंडीशन आ गया होगा कि जमीन में जाने के बावजूद भी सीड डेवलप ना हो सके इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, मतलब डोरमेंसी जिसे कहते हैं, इस टाइप की फिनोमेना क्यों डेवलप किया होगा प्लांट, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इस चीज को नहीं समझोगे आप हॉर्टिकल्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो क्या यस ये सर। जैसे एक आदमी का शौक होता है ना, मेरे पास हाई नेक शूज भी होने चाहिए, नॉर्मल शूज भी होने चाहिए, लोफर्स भी होने चाहिए, स्लीपर्स भी होने चाहिए, सैंडल भी होने चाहिए। तो क्या ये केवल शौक के लिए है, या इनकी जरूरत है कि घर में मैं स्लीपर्स पहनूंगा, जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो फॉर्मल्स पहनूंगा, और जब मैं पार्टीज में जा रहा हूँ तो मेरे को स्नीकर्स चाहिए, लोफर्स चाहिए? ये जरूरत के लिए लिए हैं या शौक मेंटेन करने के लिए है? दोनों ही टाइप के रीजंस हो सकते हैं ना। सिमिलरली एक यस प्लांट सर। ने ये बिहेवियर जो डेवलप किया है, ये क्या जबरदस्ती ऐसा ही चलो ना यार कुछ वेरिएशन दिखाते हैं इंसान को देख के अच्छा लगेगा, ये सोच के थोड़ी किया होगा। कोई जरूरत होगा, कोई नेचुरल
ऑब्स्टेकल आया होगा तभी इस टाइप की डेवलपमेंट हुई होगी। प्लांट में कोई भी एक ऐसा बिहेवियर देखते हो जो जनरली सारे प्लांट्स में नजर नहीं आते, बट कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में आप देख पाते हो ऐसी चीजें। इसका मतलब ये जरूर है कि उस प्लांट ने अपने लाइफ में, अपने ओरिजिन में, अपने इवोल्यूशन में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन फेस किया होगा जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसके सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठा होगा कि मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा इस इन्वायरमेंट में। और जब उसको समझ में आ गया कि अगर मैंने अपने आप को नहीं बदला तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तब उस प्लांट ने अपने अंदर एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डोरमेंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। डेसिडुअस हैबिट, डेसिडुअस नेचर समझते हो ना, पत्तियां झड़ जाना, कांटों का बनना। आपने लगभग जगहों पे देखा कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में जब एक प्लांट फंसता है तब जाके वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स को अपने अंदर डेवलप करता है। इस चीज से एग्री करते हैं सभी लोग? यस सर। यस सर। प्लांट को ये सर। सोचता हूँ यार कि मैं कांटा बना लूं, भाई कोई इंसान आएगा उसको डैमेज हो जाएगा, लेकिन कभी कभी अपने सेफ्टी के लिए, वाटर को रोकने के लिए, जानवरों से बचने के लिए उसे कांटे बनाने पड़ते हैं। लाइक दैट ओनली ये मैकेनिज्म भी डेवलप हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक एक करके दोनों मैकेनिज्म को अपन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब एक पौधे में डोरमेंसी नाम की चीज आप देखते हो, इसका मतलब क्या है? एक फ्रूट है, उसके अंदर क्या है? सीड है। जब ये पेड़ से टूट के जमीन के अंदर पहुंचा ये सीड, तो हम देखते हैं ये इमीडिएटली ग्रो नहीं करता है। और ग्रो नहीं करने का कारण अगर एक तरीके से हम देखें तो क्या हो सकता है? कि हो सकता है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होगा, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होगा। ये हम सोच सकते हैं। इसी कारण तो ये ग्रो नहीं कर रहा होगा ना। यस सर। पर यस ऐसा सर। कंडीशन नहीं, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। कंडीशन ऐसा है ना कि जैसा एक पर्टिकुलर सीड को ग्रोथ के लिए चाहिए कि बहुत अच्छा अमाउंट में पानी अवेलेबल हो, मॉइस्चर अवेलेबल हो आपके जमीन में, एकदम एम्पल अमाउंट में आपका क्या बोलते हैं, सनलाइट हो, ऑक्सीजन हो, सॉइल फ्रीएबल हो, कोई वाटर लॉक कंडीशन ना हो, हर कंडीशन एकदम सुटेबल है। फिर भी आप देख रहे हो कि ये पौधा जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो कारण क्या हो सकता है? डोरमेंसी हो सकता है। डोरमेंसी हो सकता है, पर ऐसा डोरमेंसी क्यों? जब सब कुछ फेवरेबल है तो फिर ये डोरमेंसी क्यों? ये क्वेश्चन है, और इसी को हमको डिस्कस करना है, और इसी को ही डोरमेंसी कहते हैं कि सारे कंडीशन फेवरेबल है, सनलाइट है, सब कुछ है, आपने पानी दे दिया, आपने जमीन को में अच्छे से खाद यूरिया सब डाल दिया, पर फिर भी ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को ही हम डोरमेंसी कहते हैं। तो ये डोरमेंसी क्यों? अब इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल में ध्यान देना, ठीक है? और रेस्पॉन्स, और सब लोग अपना दिमाग थोड़ा एक्टिव रखना तो चीजें समझ में आएंगी। कोरोना आया, कोरोना आने के बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में आपने देखा बहुत ज्यादा कोविड फैला, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, और कई महीनों तक आपको घर में बंद कर दिया गया लॉकडाउन में। फिर एक टाइम ऐसा आया कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पूरा खोल दिया। कई लोगों ने लॉकडाउन का भरपूर मजा उठाया, बाहर घूमे, और फिर कोरोना हो गया और अगला लॉकडाउन लगा, कई लोगों की डेथ फिर हुई। ऐसा हुआ? यस सर। यस सर। यस यस सर। लेकिन कई लोग पहले ही लॉकडाउन में इतना डर गए, या ऐसा कंडीशन आया कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी वो एकदम आइसोलेटेड रहते थे, एकदम बात बात पे सैनिटाइजर यूज करते थे, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते थे, वो उतना बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, पॉपुलेटेड या डेंस इलाके से दूर रहते थे। ऐसे भी कुछ लोग थे। यस सर। तो जब गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया था फर्स्ट लॉकडाउन के बाद कि आप फ्रीली ओपन कर सकते हो, जब वेव खत्म हो गया था, फर्स्ट वेव, जब जब कोविड के केसेस कम हो गए थे, फिर भी कुछ लोग बाहर नहीं जा रहे थे, जबकि अब कंडीशन अनफेवरेबल है या फेवरेबल है? फेवरेबल थे सर। फेवरेबल थे सर। उस टाइम पे तो लोगों को नहीं पता ना कि सेकेंड वेव आने वाला है। फिर भी कुछ लोग बाहर जा ही नहीं रहे थे, उतना इंटरेक्टिव नहीं थे, बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर पहले से उन लोगों को डर था। कि हमारे में पहले से डर बैठ गया था। रिक्स नहीं डर लेना बैठ सर। गया है, डर बैठ गया है कि कोरोना आया था, या डर बैठा हुआ है कि कोरोना फिर से आ सकता है? फिर से आ सकता है फिर करके से सर। आ फिर जा सकता सकता है। है करके सर। मतलब वो लोग फ्यूचर प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर में कोविड आ जाए, तो मैं तो ठीक है, मेरे को तो जो हो सो हो, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी रिस्क हो सकता है। इस कारण फ्यूचर में आने वाले 1-1.5 साल तक, जब तक कंडीशंस एकदम नॉर्मल ना हो जाए,
क्यों ना हम डिस्टेंस और सारी चीजें मेंटेन करें, शायद इसलिए वो पर्सन बाहर नहीं आ रहा है। यस सर। है ना? मतलब फ्यूचर रिस्क को वो पहले से एसेस करके रख रहा है। अब देखो सेम चीज होती है डोरमेंसी। आप देखो यहाँ पे पूरा कंडीशन फेवरेबल है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन है, प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट है, प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर है जैसा उसको ग्रोथ के लिए चाहिए, एकदम मॉइस्चर भरपूर मात्रा में है। अल्टीमेटली आप देखोगे हर साइड से एकदम अच्छा कंडीशन है सीड के ग्रोथ के लिए, फिर भी ये सीड ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने इसे डोरमेंसी कहा। आपको क्या लगता है ये डोरमेंसी क्या फ्रूट जो है इसलिए मेंटेन करना होगा कि अभी सी जो कंडीशन अनफेवरेबल है? ये तो फेवरेबल होने के बाद भी उग नहीं रहा है, मतलब इसको फेवरेबल अनफेवरेबल से तो वैसे भी लेना देना नहीं है करंट सिचुएशन के लिए। इसने ये डोरमेंसी वाला स्टेट क्यों मेंटेन करके रखा होगा? क्या लगता है? अगर अचानक अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो फिर वो परेशान हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसको ये पता है ना कि आज कंडीशन फेवरेबल है, पर भैया कल के डेट में कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो तुम नया नया पौधा उगते रहोगे, एकदम डेलिकेट से रहोगे, और कल को कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो तुम मर ही जाओगे। सेम वही बात है कि आज कंडीशन नॉर्मल है तो आप कोविड के लिए बाहर निकल रहे हो, कल के डेट में कंडीशन अनफेवरेबल हो गया आपको कोविड फिर से हो गया, तो वही वाली चीज है। तो ये फ्यूचर में कुछ हो गया तो उस रिस्क से बचाने के लिए पौधा अपने अंदर क्या डेवलप करता है? डोरमेंसी डेवलप करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखेंगे डोरमेंसी पौधा ने अपने खुद के बेनिफिट के लिए डेवलप किया है, ये कोई खराब चीज नहीं होती। हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इसकी प्रेजेंस अच्छा या बुरा हो सकता है, पर डोरमेंसी पौधे ने एक एक्लेमेटाइजेशन फैक्टर के रूप में डेवलप किया है ताकि फर्दर फ्यूचर में आने वाले जो रिस्क फैक्टर्स हैं उससे वो बच सके। समझ में आ रहा है Yes, sir. डोरमेंसी का इंपॉर्टेंस? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, और समझना इसको क्योंकि जेआरएफ में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखो मान लो कि एक पौधा है, ठीक है, अभी विक्की क्लास में है ना, आप बताइएगा, आप तो टेम्परेट एरिया में रहते हैं। अभी देखो ये एक पौधा है और इसमें ये फूल आ गए, ठीक है, ये पौधा किसका है? मान लेते हैं एप्पल का है या पियर वगैरह का है। हम सबको पता है फरवरी के एंड में, मार्च अप्रैल इसी के आसपास एप्पल पियर वगैरह में फ्लावरिंग आती है, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं सितंबर अक्टूबर तक ये हार्वेस्ट होता है। चलो अगस्त के लास्ट को भी ले लो, ठीक है, इसी आसपास हार्वेस्ट होता है। कैसे विकी? यस सर। है ना? तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास में ये सारे फ्रूट्स हार्वेस्ट हुए। एकदम आप खुद ही इमेजिन करके चलना, एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पे, अब ये जो फ्लावर्स थे ये सब क्या बन गए हैं? हम लोग देख रहे हैं कि अब ये सारे फ्लावर्स बन गए हैं फ्रूट। और ये सारे एक्लेमेटाइजेशन ऐसा नहीं कि इंसान के पैदा होने के बाद हुआ है या इंसान के कुछ कार्यों के कारण हुआ है, नहीं, हजारों सालों से ये पौधे डेवलप होके धीरे 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 इवॉल्व हो रहे थे। एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये पर्टिकुलर प्लांट्स पाए गए। आप पढ़ते हो ना कि क्रॉप का ओरिजिन, तो वो ओरिजिन में ही वो लाखों साल तक रहा है, हजारों साल तक रहा है। उसके बाद वो पौधा जो है पूरे वर्ल्ड में डिस्पर्स हुआ है ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद। उससे पहले वो उसी पर्टिकुलर कंडीशन में रहता था, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो जो प्रॉब्लम्स उसने फेस किया है उस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसने अपने अंदर एक्लेमेटाइजेशन लाया ताकि उसे झेल सके। एप्पल पियर ये सब टेम्परेट इलाके में हुए जहां पे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में बर्फ गिरने की आदत है, तो उन इलाकों के अकॉर्डिंग ये डेवलपमेंट हुआ है, इसको उसी वे में समझना। ठीक है, तो क्या हुआ कि मार्च अप्रैल में आया फूल और सितंबर अक्टूबर में क्या हो गया, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है ये चीज? ठीक है, मान के चलिए प्लांट एप्पल पियर पीच प्लम का है ना, ठीक है, इसे ऐसे ही याद रखेंगे। अब ये देखो कि कल के डेट में ये एप्पल पियर पीच प्लम आपका जो है क्या हुआ, डेवलप हुआ। अब इसके फ्रूट जब बन गए तो ये फ्रूट धीरे 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 करके जमीन में आके गिरे। अब जमीन में आके गिरे तो नेचुरल कंडीशन को लेते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं। कोई जानवर आके इसे खा लिया तो सीड्स के साथ खा लिया, ठीक है, कोई चिड़िया आके इसे खा के तोड़ के ले गई और कहीं दूर उड़ा के ले गई, या कोई इंसान आके खा लिया, या कोई नहीं खाया जमीन में आके गिर गया। सारे ही कंडीशन में आप देखोगे कि सीड तो डाइजेस्ट होने से रहा, तो सीड जो है अल्टीमेटली जमीन में आके गिरेगा, और ये फल को खाने वाला या फल के सड़ने वाला प्रक्रिया विद इन 1 मंथ होगा ना, उसके बाद थोड़ी होगा, उसके बाद तो फ्रूट खराब हो जाएगा, है कि नहीं? मैं नेचुरल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, आप देख रहे हो कि महीने 2 महीने के बाद, महीने भर के अंदर में
इन सारे प्लांट के सीड्स जो है कहाँ मौजूद हैं, अब जमीन में मौजूद हैं। तो एक नॉर्मल प्लांट के बेसिस पे अगर हम लोग सोचे तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सीड तुरंत जर्मिनेट करना चाहिए, है कि नहीं। अब महीना है ये कौन सा, सितंबर अक्टूबर का। क्या सितंबर अक्टूबर में बर्फ गिरता है क्या उधर की, बताइए, जम्मू कश्मीर में? नहीं, अक्टूबर एंडिंग। अक्टूबर एंडिंग से स्टार्ट होता है, नवंबर स्टार्टिंग में Yes. प्रॉपर फ्लो में आता है ना। तो हाँ सर, सितंबर हाँ। अक्टूबर में कंडीशन बहुत फेवरेबल होते हैं। और आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए ये भी जानना जरूरी है, अगस्त एंडिंग में तो हिमाचल प्रदेश में मानसून पहुंचता है। अभी Yes, आप सर। जाओगे यहाँ केदारनाथ, अभी पानी गिर रहा यहाँ भी सर। है ना। तो अगस्त एंडिंग सितंबर अक्टूबर में उधर पानी गिरता है ना, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। लेह में जाओगे तो और अलग ही कंडीशन है, वहाँ वहाँ गर्मी जो है जुलाई के बाद चालू होता है बोलते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, अभी गर्मी था वहाँ। हाँ वही। अ, तो हाँ। ये जो है ना जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर तो बहुत फेवरेबल कंडीशन हुआ, इस टाइम पे प्रॉपर अमाउंट में रेनफॉल है, प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर अवेलेबल है ना जमीन में, प्रॉपर अमाउंट में Yes, टेम्परेचर है। अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, अभी एकदम माइल्ड टेम्परेचर है वहाँ, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, हाई भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग सारा एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है। फिर तो इन सीड्स को अभी प्रॉपरली ग्रो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर करना कंडीशन चाहिए सर। फेवरेबल है। और एक इंसान का माइंडसेट यही बोलता है कि सीड जितना अच्छा, जितना जल्दी ग्रो करे उतना अच्छा है। पर हमेशा सीड का जल्दी ग्रो करना अच्छा नहीं होता। कारण क्या है कि अभी तो सितंबर अक्टूबर में अच्छा कंडीशन देख के ये डेवलप हो जाएंगे। अब सितंबर में तो होने से रहे, अक्टूबर में ही जर्मिनेट करेंगे मान के चलो। भाई आप खुद देखते हो ना, आम का सीड को खा खा के फेंके रहते हो, जुलाई के महीने में जून 15 के बाद जब पानी गिरता है तब आपको सीडलिंग उगते हुए दिखता है। तुरंत थोड़ी दिखता है कि अप्रैल यस। में खा के फेंक दिए, मई में खा के फेंक दिए, तुरंत मिलेगा नहीं। जून में पानी मिलता है तब फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो चीज होंगी कि अक्टूबर के मंथ में आपको सीडलिंग ग्रो होते हुए दिख सकते थे नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंग। पर अगर ये अक्टूबर के मंथ में इस तरीके से सीडलिंग इसी प्लांट के नीचे लगा लिए, ठीक है, उसी प्लांट के नीचे ये सीडलिंग दिखे आपको कई सारे, ठीक है। अब क्या होगा, कल के डेट में अक्टूबर में ये सीडलिंग तो उगा लिए सब भाई साहब, लेकिन दिक्कत क्या होगा, अगले महीने नवंबर के महीने में कौन सा मौसम आने वाला है? रेनफॉल। रेनफॉल का आने वाला है नवंबर में, कि स्नोफॉल का आने वाला है? सॉरी सर, स्नोफॉल। स्नोफॉल ना। नवंबर का महीना जैसे ही आएगा, अच्छा ये पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के टेम्परेट इलाकों की बात हो रही ना, अपने जगह से मत कंपेयर करना, ठीक। तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही नवंबर का महीना आएगा यहाँ पे तो गिरना चालू हो गया क्या, स्नो, या टेम्परेचर चला गया 0 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री। तो क्या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ये नए नए डेलिकेट से पौधे जो अभी अभी जर्मिनेट हुए हैं, क्या ये झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे सर। नहीं नहीं झेल चल पाएंगे सर। पहला चीज, ठीक है। पर ये जो बड़ा पौधा इसकी इनकी माता जी जो यहाँ पे अवेलेबल है, ये डेफिनेटली झेल लेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंडीशन के आते तक ये पूरी अपनी पत्तियां झड़ा दिए रहेंगे, ठीक है। ये पूरे जितने भी इनकी कलिकाएं हैं, बर्ड्स हैं, उसके ऊपर बर्ड स्केल का डेवलपमेंट कर लिए रहेंगी। और ये इतनी रिजिड और स्ट्रांग बन चुकी हैं कि ये जो है इस कंडीशन को झेल सकती हैं। पर ये अभी के डेट में पत्ती भी झड़ा ले मान के चलो, तो इसके पास इतना खाना ही नहीं है कि ये 4 महीने तक अपने आप को जिंदा रख सके। अभी अभी तो उगा है ना, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी ढंग से करना नहीं सीखा है। तो एक तो खाने की कमी से मर जाएगा, दूसरा इतना लो टेम्परेचर ये झेल नहीं सकता, इसमें उतना अच्छा बर्ड स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा, अल्टीमेटली ये पौधा मर सकता था अगर ये जर्मिनेट करता तो। पर इनकी माता जी जो है ना, क्या होता है ना, जो मदर और या पेरेंट वाला फैक्टर होता है ना, वो केवल इंसानों में ही नहीं, इवन जानवरों में देखो, इवन पौधों में देखो, अपने ऑफस्प्रिंग्स को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि हर इंसान या हर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ का प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करे। और उनको जितना लगाव अपने नेक्स्ट जनरेशन से होता है उतना उन्हें किसी भी चीज से नहीं होता है। तो वो उनको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो प्लांट क्या करता है, अपने बच्चों के अंदर एक मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। मैं अभी एक ही एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो वो एक मॉडिफिकेशन क्या करता है कि जब वो बच्चों को यानी कि अपने सीड्स को डेवलप करता है, तो अपने सीड्स को एक बात बोल के जाता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आपको कितनों ही फेवरेबल कंडीशन क्यों ना महसूस होने लगे, कि कंडीशन बहुत ज्यादा फेवरेबल है, अभी आप जर्मिनेट कर सकते हो, आप जर्मिनेट नहीं करोगे। आप जर्मिनेट तब करोगे जब आपको जो है कम से कम 2 महीना, अलग अलग क्रॉप टू क्रॉप है, 3 महीना,
4 महीना, वही 500 घंटा, 1000 घंटा, 1600 घंटा जो पढ़ते हो, इतने टाइम तक लेस देन 7.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ना मिल जाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चिलिंग आवर। रिक्वायरमेंट। हाँ, चिलिंग आवर्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, इसके पीछे का समझना, इसको थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो इनकी माता जी ने इनके कान में क्या कह दिया सीड के, कि देखो बच्चों, जब तक आपको 7.2 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान इतने पर्टिकुलर घंटे तक ना मिल जाए, तब तक आप जर्मिनेट नहीं करोगे। उससे पहले जर्मिनेट करना ही नहीं है। अब बचपन में मम्मी पापा जो बोल दिए वो पत्थर का लकीर हो जाता था कि नहीं हो जाता था? तो सीड भी अपने माता पिता का बात मान लिया कि ठीक है, जब तक इतने घंटे तक हमको ये ना मिल जाए, हम जो है ग्रोथ नहीं करेंगे। अब देखो, आप लोगों ने ये चीजें सुनी होंगी कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको इंसान को आप रोकने मना करोगे ना, तो वो नहीं मानेगा। लेकिन कोई एक माइथोलॉजिकल चीज उसके पीछे जोड़ दो तो डेफिनेटली वो करेगा। पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो बोलो अभी, फिर भी लोग पेड़ काटेंगे। लेकिन किसी पेड़ में भगवान का वास है करके बता दो, लोग पेड़ को नहीं काटेंगे। बिल्कुल उसमें वास हो भी सकता है, या हो सकता है इस बात के कारण अगर वो पौधे की जान बच जा रही है तो वो अच्छी चीज है ना, बुरी है क्या? नो सर। सिमिलरली ये पौधे को क्या करते हैं, सीड्स को ये समझाते हैं कि जब तक इतने घंटे तक चिलिंग रिक्वायरमेंट ना मिले, आप जो है प्लांट का ग्रोथ नहीं करेंगे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि प्लांट का ये अभी सारा पत्ती झड़ गया, बड़े प्लांट का मैं बोला था आप लोगों को, सारे बर्ड स्केल्स आ गए हैं, अभी प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं है, प्लांट डोरमेंट कंडीशन में है। इस डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, कल के डेट में फूल आने के लिए क्या जरूरी है, उसमें भी आप पढ़ते चिलिंग हो, रिक्वायरमेंट सर। चिलिंग रिक्वायरमेंट जरूरी है। कभी सोचे हो ये चिलिंग रिक्वायरमेंट का क्या सेंस है, क्यों है, और एक स्पेसिफिक आवर्स ही क्यों चाहिए? ये चिलिंग रिक्वायरमेंट आखिर करता क्या है, या पौधे ने इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया होगा? वहीं पे इस डोरमेंसी का पूरा सेंस पता चलता है, ठीक है। अब देखो, होता क्या है ना, डोरमेंसी कई प्रकारों की होती है। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए पौधा डोरमेंसी करता है, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हुआ, उसको लगा वो जर्मिनेट कर गया, कल के डेट में फिर अनफेवरेबल हो गया, मर सकता है वो। तो पौधा क्या करता है, अपने सीड्स को इन्होंने कह दिया कि 500 घंटे तक आपको जो है, जब तक 7.2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान ना मिले तब तक आप जर्मिनेट नहीं करेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या था पौधे का? पौधा जिस एरिया में है उसको समझ में आया कि नवंबर से जनवरी तक बस बर्फ गिरता है, उसके बाद टेम्परेचर लो रहता है, बर्फ नहीं गिरता जनरली, क्योंकि उसकी पीढ़ियां वहां रही हैं, कई जनरेशन वहां रहे हैं। तो उस पौधे को पता है कि यहाँ नवंबर से जनवरी में ही बर्फ गिरता है। और इतने टाइम में 500 घंटे अगर लेस देन 7.2 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जनवरी चला गया, क्योंकि उन लोग कैलेंडर थोड़ी बना के बैठे हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो लोग घंटों के हिसाब से चलते हैं। वहीं पे एक दूसरा पौधा है जिसका 1000 घंटे का चिलिंग रिक्वायरमेंट है, उसको पता है अक्टूबर मिड से लेके फेब्रुवरी मिड तक यहाँ पे जो है क्या होता है, बर्फ गिरता है। इसका मतलब मुझे 1000 घंटे का रिक्वायरमेंट रखना होगा। इतने टाइम में 1000 घंटे तक 7.2 डिग्री सेल्सियस से ऑन एन एवरेज कम तापमान होता है, तो इतने समय तक का मैं कोटा अपने बच्चे को देके भेजता हूँ। इसके बाद जनरली बर्फ नहीं गिरता, कभी कभार गिर जाता है ओकेजनली, बट जनरली नहीं गिरता। तो ये जो एक्चुअल में चिलिंग रिक्वायरमेंट जो इन्होंने अपने बच्चों के कान में कहा है, ये क्या है? इसके माध्यम से वो एक अंदाजा दे रहे हैं कि हाँ, फरवरी या मार्च के महीने तक 500 घंटा या 1000 घंटा पूरा हो जाएगा, और उसके बाद तापमान बढ़ने लगेगा, तब मेरा सीड ग्रो करे, या तब मैं ग्रो करके अगर डोरमेंसी तोड़ू तो मेरे लिए फेवरेबल रहेगा। समझ में आ रहा है? तो चिलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? ये उनका प्लांट का अपना खुद का कैलकुलेशन होता है कि कितने दिन के बाद मुझे डोरमेंसी तोड़ना है। इतने चिलिंग रिक्वायरमेंट जितने होते हैं ना किसी पर्टिकुलर एरिया के, मतलब किसी किसी पर्टिकुलर प्लांट के, वो जहां पे ग्रो किया जाता है उस एरिया में वो ठंड का पूरा कंडीशन उसने में खत्म ही हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए चिलिंग रिक्वायरमेंट की गई है कि आप पूरा ठंड का सीजन ही स्किप कर दो, इसलिए उसके कान में बोला गया है कि आप जो है इस कंडीशन के बाद ही आप ग्रो करना। पर एक और चीज भी तो हो सकती थी ना, एक ये चीज भी हो सकती थी क्या, आप लोग मुझे बताइए, कि वो अपने सीड को ये ना कहे कि 500 घंटे या 1000 घंटे का चिलिंग रिक्वायरमेंट से पहले आपको जर्मिनेट ही नहीं करना है। वो ये भी तो कह सकते हैं ना कि लो बेटा, जब तक बर्फ गिरेगा तब तक जर्मिनेट मत करना,
जिस दिन बर्फ गिरना बंद हो जाएगा 15-20 दिन तक, आपको समझ में आ जाएगा कि अब बर्फ गिरना बंद हो गया है, तो आप अपने स्वेच्छा से जर्मिनेट कर लेना। ये इतना शॉर्ट में भी तो बोल सकते थे ना, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत था क्या? उसमें भी काम चल जाता कि नहीं चल जाता? नहीं चलता। दोबारा भी तो गिर सकती है आगे। दोबारा फिर से चालू हो जाता फिर से। हाँ, अब इस चीज को समझो। अक्टूबर के महीने में बर्फ आना चालू हुआ, सीड ने कह के भेजा है कि बर्फ आएगा तो जर्मिनेट नहीं करना, बर्फ अक्टूबर नवंबर में आएगा ही। सीड पहुंच गए जमीन में, अक्टूबर और नवंबर भयंकर बर्फ गिरा एकदम। सीड बोला मम्मी जी ने मेरे को सब बता दिया, मेरे को ग्रो ही नहीं होना है। सीड ग्रो ही नहीं हो रहा है। नवंबर महीने खत्म होने के बाद सीड ने रियलाइज किया 15 से 20 दिन हो गया है, बर्फ नहीं गिरा है। चलो ठंड का मौसम चला गया। ये सीड भी ये चीज रियलाइज कर सकता है और प्लांट भी ये चीज रियलाइज कर सकता है कि नहीं? हम ही लोगों के साथ धोखा हो जाता है ना। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अरे यार 15-20 दिन हो गया पानी नहीं गिरा, अब लगता है पानी नहीं गिरेगा। आप गए अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस, वापस आते टाइम अचानक से बादल आ गया और पानी गिर गया। आप रेनकोट तो रखे नहीं थे, अब भीगो। ये गलती होती है। हमारे बैग में तो नवंबर अक्टूबर तक रेनकोट हमेशा होना चाहिए, कभी भी पानी गिर सकता है कि नहीं? बरसात का मौसम है, तो ये धोखा पौधे को भी तो हो सकता है। अब मम्मी ने कहा था कि बर्फ गिरेगा तब तक मत जर्मिनेट करना बेटा, तो ये भी 15 नवंबर तक देखे, दिसंबर में 15-20 दिन क्या 30 दिन तक बर्फ ही नहीं गिरा। इनको लगा कंडीशन नॉर्मल हो गया, और मम्मी ने तो कहा था जब कंडीशन नॉर्मल लगे तो जर्मिनेट कर जाना। अब ये भाई साहब जर्मिनेट कर गए, और फरवरी में अचानक से बर्फ गिरे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम तो गया नहीं है। फरवरी भर बर्फ गिरा, अब ये पौधा सर्वाइव करेगा? नहीं। नो सर। तो हो गया ना दिक्कत। लेकिन यही अगर वो चिलिंग आवर वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते, तो नवंबर दिसंबर भर पानी बर्फ गिरता तो भी 400 से 500 घंटा ही पूरा होता, फिर भी 400 से 500 का टारगेट अभी बचा रहता कि नहीं बचा रहता? यस यस सर। तो जब तक वो पूरा नहीं होता ये करते नहीं, तो जनवरी में गिरेगा, फरवरी में गिरेगा करके वेट करते हैं। फरवरी में जब फाइनली टारगेट पूरा होता, क्योंकि टारगेट फरवरी तक के हिसाब से है, तब ये जर्मिनेट करते, तो डैमेज होने का रिस्क बहुत कम होता। समझ में आ रहा? यस सर। तो यस सर। इसलिए इस टाइप की डोरमेंसी डेवलप की जाती है कि भाई जब तक आपको चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी ना मिले तब तक आपको जर्मिनेट नहीं करना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक्लेमेटाइजेशन है, पर इसके माध्यम से उसकी पूरी पीढ़ियां बच गई ना। नहीं तो आज के डेट में एप्पल दिखता क्या जिस हिसाब से? अब बर्फ गिरते में तो फूल बना नहीं सकता था, बनाता वो मार्च अप्रैल में ही, हार्वेस्ट होता सितंबर अक्टूबर में ही। जितने सीड से पौधे डेवलप होते सब मर जाते। तो आज के डेट में आपको ना एप्पल दिखता, ना पियर दिखता, ना पीच दिखता था। वो क्यों दिखा? क्योंकि ये डोरमेंसी एक्लेमेटाइजेशन का एक मेथड आया। तो डोरमेंसी एक्लेमेटाइजेशन क्यों जरूरी है, कैसे हुआ, ये समझ में आया? ये चीज बार बार रिपीट होगी। अभी टेम्परेट में फिर से बताऊंगा, बर्ड के वे में अलग बताऊंगा, डोरमेंसी के वे में, सीड में अलग बताऊंगा, बट ये बेसिक चीज क्लियर हुई? यस ओके, यस सर। ठीक। तो इस तरीके से डोरमेंसी हेल्पफुल होता है किसी एक पौधे को बचाने में, तो इसलिए डोरमेंसी बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। सर। यस सर। सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर सीट को मालूम कैसे चलता होगा कि 100 घंटा बीत गया, 200, मतलब ऐसा कुछ उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस होता होगा क्या सर? कोई सेंस हर लगा हर के ऐसा कुछ प्लांट में, करता होगा? प्लांट्स में अपने खुद के सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे लाइट को फाइटोक्रोम को थ्रू सेंस किया जाता है ना? यस सर। इवन टेम्परेचर को सेंस किया जाता है। अभी तो ये तो बहुत एक माइनर सा चीज है। अभी आप देखोगे जब आप एवाकेडो पढ़ोगे ना, तो जी। एवाकेडो में दोपहर और मॉर्निंग का डिफरेंस भी वो लोग सेंस करते हैं। अभी सुबह है कि दोपहर है, तो लीफ और कई सारे ऑर्गन्स इसमें मौजूद होते हैं जो सेंस करने में हेल्प करते हैं कि टेम्परेचर कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो वो प्लांट अपने अंदर से ही सेंस करते हैं, उनके अंदर है मैकेनिज्म। एग्जैक्ट पार्ट का आइडिया नहीं है मुझे, बट हाँ उनके अंदर मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो सेंस कर लेते हैं। और एक्चुअल में ये जो चिलिंग आवर्स है ये हम सुनते हैं ना, हमने कौन एन एवरेज बोल के रखा है 1000 घंटा। पौधे को थोड़ी पता है 1 मिनट कितना होता है, 1 सेकंड कितना होता है, यस 1 घंटा सर। कितना होता है। वो तो अपने खुद के लैंग्वेज में वो लोग कम्युनिकेट करते हैं ना। हमने यस सर। देखा कि जनरली इतने घंटे रखने से ये हो जाता है, तो उस बेसिस पे हम चिलिंग आवर्स की बात करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके ओके। मैं कुछ बता रहा था आप लोगों को, हाँ। तो इसी चीज का यूज करते हैं, इसीलिए एक और पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि टेम्परेट के जितने भी सीड होते हैं
इसको अब आपको भी अगर मान के चलो ग्रो करना है, तो आपको ग्रो करना है, तो अब आप क्या चाहोगे कि सीड तुरंत जर्मिनेट करे या बाद में? उसको छोड़ दो, प्लांट का नेचुरल मैकेनिज्म जो था वो था। अब आप अपने हिसाब से सोचो, आप क्या चाहोगे, ये तुरंत जर्मिनेट करना चाहिए या लेट से? लेट से सर। लेट से सर, लेट से क्यों? क्योंकि रेनफॉल स्नोफॉल नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि उस समय हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ वही बात है भाई, फ्रूट तो सितंबर अक्टूबर में ही हार्वेस्ट होगा, सीड तो आपको अक्टूबर के महीने में ही मिला है कि नहीं? यस सर, तो यस सर। आप तो अगर आप अक्टूबर में मान के चलो कोई केमिकल डाल के इसको तुरंत उगा भी डाले, तो भी भैया इसको लगा तो सकते ही नहीं हो ना फील्ड में। यस और सर, हर कोई तो पॉली हाउस लगाएगा नहीं, और तापमान तो नीचे जाएगा ही। तो इसलिए ये चीज तो जरूरी है कि ये लेट से ही उगे। पर जब आपको पता है कि लेट से ही उगना चाहिए, तो आप लोगों ने टेम्परेट में एक चीज सुना होगा कि टेम्परेट क्रॉप में सीड को हम लोग जो है ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीटमेंट देते हैं कि मॉइस्ट सैंड में यानी कि सैंड गीली होगी, जमा हुआ नहीं, मॉइस्ट सैंड में हम जो है इस सीड को 2 से 3 महीने तक, यानी कि 60 to 90 डेज तक दबा के रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसका डोरमेंसी ब्रेक हो जाए, जेन्युइन सी चीज है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हम खुद ही चाह रहे हैं कि वो लेट से उगे, तो फिर हम अलग से इतना क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो ना उसको वहीं पे। फिर गीले रेत में 2 से 3 महीने तक दबा के रखने का क्या मतलब है? क्या ऑब्जेक्टिव लेके दबाए होंगे? सर सीड को भी चाहिए होगा। हाँ सीड को चाहिए होगा, पर क्यों क्यों चाहिए सीड को? हमने क्या पढ़ा अभी तक, क्यों चाहिए ये चीज? लो टेम्परेचर लॉस में हाँ, लो टेम्परेचर में रखते हैं, लेस देन 7.2 डिग्री सेल्सियस इसमें रखते हैं। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? हाँ विकी आप क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों करते होंगे? पता नहीं प्रॉपर है सर ये तो हमको। अरे सोचो ना, सोचो, उसी के लिए तो बैठे हो वहां पे जेआरएफ में। आपको, आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ बार बार, इंटरेक्टिव क्लास करने का मतलब क्या है पता है? आपको जेआरएफ में ना कहीं पे भी फैक्चुअल डाटा काम नहीं आएगा। जो फैक्चुअल ग्लस्टस इंस्टेंट पढ़ के जा रहे हैं ना, देखना वो सब के सब डूबेंगे। ना ही जेआरएफ ना ही सीयूटी, वहां पे आपको अपना दिमाग सोचने पे मजबूर करेगा। और यही चीजें आई हुई हैं, अभी पेपर आउट होने तो देखना आप लोग देखोगे। इसलिए बोल रहा हूं कि ये क्यों ऐसा कर रहा होगा। सर हाँ बोलिए। तो ताकि हम आर्टिफिशियली उसकी चीजें रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। ताकि हम आर्टिफिशियली उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। भाई जरूरी नहीं है कि नेचुरली हमेशा 7.2 डिग्री सेल्सियस से कम हर बार उसको नेचुरली ही मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, मॉइस्ट सैंड का उपयोग करते हैं। मॉइस्ट यानी कि गीली सैंड। क्यों? क्योंकि पानी अगर लिक्विड फॉर्म में है, मतलब टेम्परेचर 0 से नीचे नहीं गया है, ठीक है। और सैंड ही क्यों, सिल्ट या क्ले क्यों नहीं? क्योंकि सैंड जो है बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर करता है। देखियो रेत जल्दी गर्म होता है कि मिट्टी? रेट तो ठंडा हो या गर्म हो, दोनों सबसे पहले किस में ट्रांसफर होगा? सैंड में। गीला क्यों? गीला मतलब ये टेम्परेचर 7.2 डिग्री से नीचे गिरते गिरते 0 से नीचे मत चला जाए। 0 से नीचे गया मतलब बर्फ दिखेगा वहां पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे अब तो सीड को डैमेज होने वाला है। ठीक है, 0 से 7.2 डिग्री सेल्सियस, माइनस जो है सीलिंग रिक्वायरमेंट के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो हम मॉइस्ट सैंड का उपयोग करते हैं। क्यों मॉइस्ट सैंड ही उपयोग करते हैं, ये समझ में आया? ठीक है, 2 से 3 महीने तक, क्योंकि 60 से 90 दिन में हम ये मान के चलते हैं कि इस पर्टिकुलर पौधे का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। एप्पल, पियर, पीच, प्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग 60 से 90 दिन लो टेम्परेचर 7.2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। इसमें क्या होता है, हम एश्योर्ड रहते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर प्लांट को वो कंडीशन प्रोवाइड की जिसकी उसको जरूरत थी। इसलिए लेस देन 7.2 डिग्री सेल्सियस को आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि 100% सीड्स जो है डोरमेंसी ब्रेक कर पाए। नेचुरली होता क्या है, 100 सीड अगर जमीन में गिरे तो अलग अलग लोकेशन में हर सीड का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, इसलिए हर सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। कई लोग का डोरमेंसी खत्म ही नहीं होता है। तो अगर हमने नेचर के भरोसे छोड़ दिया, तो 100 सीड खरीद के लेके आए 1000 रुपए में, 50 जर्मिनेट ही नहीं हुआ, 500 का तो नुकसान हो गया ना। तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? इसलिए इसको डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए करते हैं। ये डोरमेंसी भी जरूरी है और इसे ब्रेक करना भी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और ये जेआरएफ का क्वेश्चन रहा है, अभी देखना आप लोग। ठीक है, और कभी कभी इस, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो थोड़ा जल्दी जर्मिनेशन लाने के लिए, डोरमेंसी को जल्दी करने के लिए 3 महीने तक नहीं इंतजार कर सकते,
जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन एक्चुअल में इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट टू लो टेम्परेचर। कई ऐसे प्लांट में, अभी आप लोग को जब मैं हार्मोनल सेक्शन पढ़ाऊंगा, या मैम ने फिजियोलॉजी में ऑलरेडी आई थिंक पढ़ा दिया होगा, अभी हार्मोनल कंडीशन में भी पढ़ाऊंगा, कि कई ऐसी जगह जहां पे पौधे को लो टेम्परेचर की जरूरत है, अगर लो टेम्परेचर नहीं मिल पा रहे हैं और आप अगर उसे जिब्रेलिन का स्प्रे कर दे रहे हो, तो लो टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट से वो जो चीजें फुलफिल करने वाला था, वो जिब्रेलिन के स्प्रे करने से भी फुलफिल हो जाता है। मतलब लो टेम्परेचर के अल्टरनेटिव के रूप में जिब्रेलिन काम करता है। जैसे कि कई सारे पौधे में फ्लावरिंग, वो बोल्टिंग एक आता है जो नॉर्मली लो टेम्परेचर में ही बोल्टिंग आता है, आप जिब्रेलिन स्प्रे कर दोगे तो भी बोल्टिंग आ जाता है। आप जो है इसमें देखोगे डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए आप देखते हो कि डोरमेंसी जो है लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद ही डोरमेंसी टूटता है, बट अगर आप जिब्रेलिन स्प्रे कर दो तो भी डोरमेंसी टूट जाता है। तो कई बार क्या करते हैं कि इस 60 से 90 दिन के ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए भी जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है। तो आप जनरली देखेंगे कि जब भी आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, आप हैंडबुक आज खोल के देखना, एप्पल, पियर, पीच, प्लम लाइन से पढ़ना, सभी में सीड जर्मिनेशन वाले सेक्शन को जब पढ़ोगे तो सब में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जिब्रेलिन को स्प्रे किया जा सकता है 250 ppm, जिससे कि सीड जर्मिनेशन इंक्रीज होगा। तो ऐसा नहीं है कि जिब्रेलिन स्प्रे किया और 90 दिन में जो जर्मिनेट हो रहा था वो कल ही जर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके पूरे रिक्वायरमेंट को ही खत्म कर देता है, बट डेफिनेटली 20-30 दिन का जो समय है उसको रिड्यूस कर देता है। तो जिब्रेलिन जो है सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वाले में। इस चीज को आप लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। समझ में आ रहा है? तो जिब्रेलिन सब्स्टिट्यूट टू लो टेम्परेचर है, लिख लो, इसका भी स्प्रे किया जाता है डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं। यस सर। ठीक है, डोरमेंसी इन टेम्परेट फ्रूट क्रॉप इज मस्ट, ये पहला सेंटेंस। दूसरा, सीड इज stratified for 3 months in moist sand at temperature below 7.2 डिग्री सेल्सियस। दो ऑप्शन है, आप बताओ पहला जो सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों गलत है, क्या पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग असर्शन के। बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, इसलिए पूछ रहा हूँ। बताओ। सर दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है, क्योंकि डोरमेंसी नहीं होगा तो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप तो वैसे ही भी खत्म हो जाएंगे, चाहे वो प्लांट की बात हो या सीड की बात हो। और सीड को स्ट्रेटिफाई करते हैं तभी तो टूटता है ना। स्ट्रेटिफाइड यानी डोरमेंसी दो तरीके से तोड़ते हैं ना, स्केरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। स्केरिफिकेशन में मैकेनिकली डैमेज करते हैं और स्ट्रेटिफिकेशन में लो टेम्परेचर देते हैं। डोरमेंसी वाले सेक्शन में मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों ही चीज सही है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम लोग अभी 1 घंटे का डिस्कशन किए हैं अभी। सो ये चीज क्लियर है कि डोरमेंसी जरूरी है। यस सर। बहुत अच्छे एग्जांपल इसलिए टेम्पलेट के थ्रू बताया हूँ। अभी बर्ड की भी डोरमेंसी एक दिन पूरा 1 घंटा से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप जो है मान के चलो कोई ऐसा पौधा देख लो, ठीक है, जिसकी फ्रूटिंग समर में आती है, मार्च अप्रैल में। एक बहुत छोटी सी चीज है ना, अच्छे से समझना इसको। मार्च अप्रैल में कोई फ्रूट आती है और ये फ्रूट डेवलप कहाँ हो रहा है? राजस्थान में, या ऐसे जगह में जहां गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा फ्रूट क्रॉप ले लो जो फरवरी मार्च में ग्रो होता है। मान के चलो कोई ऐसा फ्रूट है जो फरवरी मार्च में मान के चलो डेवलप हो रहा है। तो भाई मार्च में सीड जमीन में गया, इस समय कंडीशन फेवरेबल है, वो जर्मिनेट कर गया, तो अप्रैल मई जून में तो भयंकर तेज गर्मी आएगी, लू वाला हवा चलेगा, तो ये सीड का सीडलिंग जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं रह पाएगा। तो ये पौधे जो है क्या होंगे? इमीडिएटली मर जाएंगे। तो इन पौधों के अंदर भी आप देखोगे अपने अंदर डोरमेंसी होगा, या तो ये सीड फ्रूट इस टाइम पे डेवलप ही नहीं होंगे, ये होंगे डेवलप जो गर्मी में डेवलप होंगे, और नहीं, बारिश के टाइम डेवलप नहीं होंगे, ये या तो डेवलप होंगे गर्मी भर, और इनका सीड रिलीज होगा कब? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक। ठीक है, या तो इसके अंदर क्या होगा? डोरमेंसी होगा, या तो ये बरसात में ग्रो करना चालू करेंगे और दिसंबर तक खत्म कर देंगे,
ताकि जनवरी फरवरी मार्च में ये ग्रो कर सके। समझ में आ रहा है? या तो इनके अंदर डोरमेंसी वाला मैकेनिज्म होगा ताकि ये गर्मी वाले सिचुएशन को स्किप करें, क्योंकि अगर ये गर्मी वाला सिचुएशन में ये गए तो ये मरेंगे, ये फिक्स है। समझ में आ रहा है? तो डोरमेंसी पौधा इस तरीके से कई अलग अलग प्रकार के सीजनल वेरिएशंस को देख के उसको उस प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए उसने अपने अंदर ये एक्लेमेटाइजेशन डेवलप किया है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर नहीं करता तो फिर आज कई सारे पौधे आपको दिखते ही नहीं। तो डोरमेंसी आज से पहले मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते थे, कैसा लगता था डोरमेंसी अच्छी चीज है बुरी चीज है, क्या लगता था? आज के बाद उसको अच्छा ही मान के चलना, ठीक है? पौधे ने उसे एक्लेमेटाइजेशन किया है, और पौधे के अंदर जब कभी भी कोई भी वेरिएशन देखते हो तो वो एक एक्लेमेटाइजेशन होता है। पौधा जबरदस्ती फैंसी आइटम नहीं लेके आ रहा है, ठीक है? अब देखो, तो इस प्रकार सर का वो क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाइए एक बार। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, क्वेश्चन जी सर। ठीक। तो एक चीज को साथ साथ सुनिएगा भी कि जनरली क्या होता है, पौधा जो है कई सारे स्ट्रेस कंडीशन फेस करता है, तो उन कंडीशन से भिड़ने के लिए पौधा इस टाइप से मैकेनिज्म डेवलप करता है। वो डोरमेंसी हो सकता है, वो और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। अब दूसरी चीज क्या है, तो आप देखोगे जनरली इस टाइप का मैकेनिज्म कहाँ दिखेगा, तो आप देखते हो टेम्परेट एरिया में इस टाइप का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को अपने साथ लिखना भी है, जरूरी है, ठीक है? ताकि आपका कॉन्सेप्ट लंबे समय तक रहे, कहानी टाइप सुन के खत्म मत कर देना। टेम्परेट एरिया में जनरली क्या होता है, आप देखते हो नवंबर से फरवरी तक का समय ऐसा होता है, बर्फ गिरता है, कोई इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता, मतलब कोई पौधा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। पत्तियां झड़ा देते हैं, जो मेजर प्लांट्स होते हैं, फ्रूट को झड़ा देते हैं, बर्ड्स को स्केल से कवर कर देते हैं, सीड में डोरमेंसी ले आते हैं, तब जाके वो टेम्परेट इलाके में जिंदा रहते हैं। वहीं पे प्रॉपर सब ट्रॉपिकल एरिया की बात करें, जहाँ पे कैक्टस वेक्टस उगता है, तो देखो अपने अंदर पत्तियों में मॉडिफिकेशन करके रखे, कांटे बना लिए हैं और कई सारे मैकेनिज्म किए हैं, तब जाके सब ट्रॉपिकल एरिया के प्रॉपर एरिड से एरिड एरिया में गर्मी का जो मौसम है समर को, उसको वो ले देके झेल पा रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में समर में ये लोग जिंदा रह पाते क्या? आप देखते हो नहीं सर। राजस्थान में सारा प्लांट तो नहीं हो पाता, तो वो भी अपने अंदर कुछ मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। समझ में आ रहे हैं? मतलब आप देखो, या तो समर में वो डेवलप करेगा, या तो नवंबर से लेके फरवरी तक डेवलप करेगा, ताकि वो अपने आप को ग्रोथ ना करे। ठीक है, और ग्रोथ ना करे इसके लिए उसने किसका सहारा लिया? डोरमेंसी का सहारा लिया। एक याद दिलाएंगे, ये टॉपिक अभी मैं खत्म करूंगा तो हार्मोनली भी सर इसको रिलेट करके बताइए करके, कोई एक याद दिलाना भी क्लास में, ठीक है? तो ये क्या होगा, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल कंडीशन में क्या होता है, समर में या फिर नवंबर दिसंबर में, विंटर में, ये जो है अपने आप को स्ट्रेस कंडीशन से बचाने के लिए डोरमेंसी ला रहे हैं। पर इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन जहां सब कुछ अच्छा है, बोलते नहीं है स्वर्ग ऐसी जगह है जहां सब कुछ अच्छा है, वहां परियां होती हैं, हाँ, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। ऐसी जगह में इंसान को कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत है क्या? हाँ सर। तो वैसे ही पौधा मान लो एक ऐसा सिचुएशन जहां ना बहुत तेज गर्मी पड़ती है, ना बहुत तेज ठंडी पड़ती है, साल भर में लगभग 6-8 महीना पानी ही गिर जाता है, नमी भरपूर मात्रा में है, बढ़िया मात्रा में ग्रोथ हो रही है, सनलाइट एकदम बढ़िया आ रहा है, तापमान कभी 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, कभी 18-15 डिग्री से नीचे नहीं जाता। कोई टेंशन है पौधे को? नो सर। आराम से जिंदगी कट रही, तो कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं है। तो क्या ऐसे कंडीशन में पौधा जबरदस्ती क्या बोलते हैं अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेगा क्या? नो सर। नो सर। तो नहीं क्या सर। ऐसे पौधों में आपको डोरमेंसी देखने को मिलेगा? नो सर। हाँ सर। नहीं। नो सर। ऐसा कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। हाँ, Yes, ह्यूमिड sir. रहता है, कंडीशन Yes, ह्यूमिड sir. रहते हैं। यहाँ पे कंडीशन चूंकि सब कुछ अच्छा है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे डोरमेंसी इनके प्लांट्स में आपको कभी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, मैं आज आप लोग को डोरमेंसी का पूरा मैकेनिज्म समझाऊं, एक क्लास में वीवी पेरी को इससे रिलेट करके समझेंगे, वो हो नहीं पाया एक्चुअली, थोड़ा लंबा खिंच गया। तो डोरमेंसी जो है यहाँ पे होती ही नहीं है। क्यों? ठंड पड़ता ही नहीं है, तो ठंड से बचने के लिए पत्ते क्यों झड़ाएं? गर्मी में गर्मी पड़ती ही नहीं, तो गर्मी से पत्ती क्यों झड़ाएं? क्यों? क्योंकि वातावरण में नमी है, और वातावरण में नमी है, जब तक वातावरण में नमी है आपको गर्मी लग ही नहीं सकती, और जब तक वातावरण में नमी है इसका मतलब तापमान 0 से नीचे गया ही नहीं है, 0 से नीचे जाता तो बर्फ या स्नोफॉल दिखता। तो वातावरण में नमी तो ना गर्मी है ना ही ठंड है, तो क्यों पौधा अपने अंदर क्या बोलते हैं डोरमेंसी क्रिएट करेगा, और पौधा जो है नॉर्मल रहता है। अब आप लोग देखो वो पौधे जो 20 से 30 दिन के अंदर जर्मिनेट कर जाते हैं, एग्जाम्पल देखो,
मैंगो है, जैकफ्रूट है, लीची है। आप देखो मैंगो जैकफ्रूट ट्रॉपिकल प्लांट है, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ भरपूर मात्रा में ह्यूमिडिटी होता है, ऐसी जगह में ये जो है डेवलप हुए हैं। लीची, लीची जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है भैया, सब ट्रॉपिकल जरूर है लेकिन ह्यूमिड कंडीशन वाला है। तो रंबूटान ट्रॉपिकल क्रॉप है, रंबूटान अपने आप में ट्रॉपिकल क्रॉप है। ऐसे जगहों पे ये ग्रो हुए हैं जिन जगहों पे इन्हें कोई भी प्रकार के टेंशन नहीं होते, ये आराम से फ्रीली ग्रो होते हैं, इसलिए ये तुरंत जर्मिनेट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब एक पौधा है जहां पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, वहीं पे वो इमीडिएटली ग्रो करे तब उसके लिए सेंस है। ऐसे एरिया जहां पे उसमें स्ट्रेस कंडीशन आता है और अगर उससे पहले ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो पौधे को होल्ड करने के लिए डोर्मेंसी की जरूरत पड़ती है। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। और इसी के बेसिस पे ऑर्थोडॉक्स, रिकैल्सिट्रेंट और इंटरमीडिएट के रूप में सीड को डिवाइड किया गया है, जो कि फर्दर क्लासेस में आएंगी। तो वहां पे ये लॉजिक फिर से आएगा, इसलिए आज पूरा टाइम दिए तो अच्छे से समझ लिए रहे उसको। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक और चीज याद रखना, एक साइड में अलग से लिख लेना कि भाई ये जो डोर्मेंसी होता है, अब प्लांट में कोई भी चीज होती है उसको कोई ना कोई एक हार्मोन रेगुलेट करता है ना, अपने मन से थोड़ी होता है। आपके बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रहा है, लड़कों के बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है उसे टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट कर रहा है, गर्ल्स के बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रहा है उसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट कर रहा है, बॉडी की फर्दर डेवलपमेंट को पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट कर रहा है। तो हार्मोन ही तो हमारे बॉडी को रेगुलेट कर रहा है ना। तो ऐसे ही प्लांट में भी ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और सारी चीजें होती हैं। सो जब डोर्मेंसी होता है जिन पौधों में, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और कौन से एरिया में, टेम्परेट के जो प्लांट हैं, इन पौधों में ये जो डोर्मेंसी होती है, इस किसके कारण होती है? स्ट्रेस कंडीशन के कारण होती है डोर्मेंसी। इस स्ट्रेस कंडीशन को झेलने के लिए कोई हार्मोन काम करता होगा ना, जो सीड को बोलता होगा कि देखो मम्मी बोली है कि इससे पहले नहीं उगना है। तो कोई हार्मोन बैठा रहता होगा ना कि तुमको सीड को जर्मिनेट ही नहीं करना है, बट तुम फूटोगे ही नहीं, पत्तियां तुम बनाओगे ही नहीं, ये बताने के लिए कोई तो बैठा रहता होगा हार्मोन। वो हार्मोन कौन सा है? लिखो, ABA, नाम सुने हो? यस सर। एब्सिसिक एसिड। इसे ही भैया स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन? क्योंकि ये जो स्ट्रेस पौधे को पड़ रहा है, इससे बचने में कौन काम किया? यही ABA काम किया। समझ में आ रहा है? गर्मी में स्टोमेटा क्लोज करना, दिन के जहां पे पानी की कमी, स्टोमेटा क्लोज करना, बहुत तेज हवा, बहुत तेज गर्म हवा है, कंडीशन है तो पत्तियां झड़ा देना, पानी की कमी पत्तियां झड़ा देना, रूट के लेंथ को बढ़ा देना, शूट के लेंथ को घटा देना, लो टेम्परेचर कंडीशन में डोर्मेंसी में लेके जाना, पत्तियां झड़ाना, ये सारा काम कौन करता है? ABA करता है। याद रखेंगे। तो आप जनरली देखोगे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में जिन भी पौधों में डोर्मेंसी होता है उन पौधों में ABA फंक्शन करता होगा। ये चीज समझ में आ रहा है? और जिन जिन सीड्स में डोर्मेंसी है, मतलब उस सीड में एक पर्टिकुलर हार्मोन होगा जो डोर्मेंसी को रेगुलेट कर रहा होगा। वो हार्मोन कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड। अब दूसरा, जब भी डोर्मेंसी ब्रेक करना है तो देखो डोर्मेंसी दो प्रकार की होती है, एक होती है कौन सी? सीड डोर्मेंसी, और दूसरी होती है बड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी का मतलब क्या हुआ कि सीड का जर्मिनेशन, और बड डोर्मेंसी नहीं बड का जर्मिनेशन, तभी पत्तियां बनेंगी। तो ये डोर्मेंसी को मेंटेन करने का काम कौन किया? ABA। अच्छे से लिख लो भाई, ABA जो है डोर्मेंसी को मेंटेन किया। ठीक है। और जब इसे ब्रेक करना था, जब इनको जर्मिनेट करना था, तो इसमें कौन सा हार्मोन का फॉर्मेशन होता है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? हाँ, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? ब्रेक करता है डोर्मेंसी को। इसीलिए आप देखना डोर्मेंसी ब्रेक करने के लिए आप जिब्रेलिन का स्प्रे करते हो। मल्टीपल वर्क्स होते हैं। जिब्रेलिन जो है डिनोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज एंजाइम करता है, जिसके माध्यम से फूड रिजर्व मटेरियल टूटते हैं। मैंने लास्ट जर्मिनेशन के टाइम में पढ़ाया था। दूसरा, टेम्परेट में जाओ तो ये लो टेम्परेचर का सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है। प्लस तीसरा, ये ABA के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है। तो ABA के अगेंस्ट काम करता है, तो चूंकि वो डोर्मेंसी मेंटेन करता है तो ये डोर्मेंसी तोड़ता है। इसलिए भी जिब्रेलिन का स्प्रे डोर्मेंसी तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। हार्मोनल सेक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतनी चीजें क्लियर है। तो हार्मोनल कंसेप्ट क्या है? कभी भी डोर्मेंसी ब्रेक करना हो, जिब्रेलिन याद रखना एकदम जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब ये हुई पूरी बात डोर्मेंसी की, कि क्यों पौधा से सीड नीचे गिरने के बाद तुरंत नहीं उगता है। उसका कारण समझ में आया? हमने शुरुआत, अगर क्लास के शुरू में चले जाएं तो देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन बताया था
कि कभी कभी हम देखते हैं कि सीड तुरंत नीचे गिरता है और जर्मिनेट कर जाता है, कभी कभी कुछ दिन रुकने के बाद 3 महीना 4 महीने बाद या एक पर्टिकुलर कंडीशन के पूरे होने के बाद जर्मिनेट करता है। अब इस कंडीशन में कुछ भी हो सकती है कि भाई वहां बर्फ गिरता होगा, गर्मी होता होगा, लाइट नहीं पड़ती होगी, 6 महीना दिन रहता होगा, 6 महीना रात रहता होगा, कुछ भी कंडीशन हो सकता है ना। तो वो कंडीशन जब स्किप हो जाए तब वो ग्रो करेगा। तो इसके लिए पौधा जो है डोरमेंसी का डेवलपमेंट करता है, तो डोरमेंसी इसके लिए जरूरी है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। Yes, यस सर। yes, sir. तो पौधा तो भाई एक तो तुरंत जर्मिनेट कर रहा था ट्रॉपिकल रीजन में जहां सीजनल वेरिएशन नहीं है तो भी जिंदा था, और जहां पे सीजनल वेरिएशन है, ठंड गर्मी टाइप की चीजें पड़ती है, वहां पे पौधे ने इस टाइप की चीजें करके अपने आप को सर्वाइव कर लिया। फिर पौधे को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि वो जो है सीड के अंदर जर्मिनेशन कर रहा है, सीड का पौधे के अंदर जर्मिनेशन कर रहा है। यहाँ तो नीचे उतरने के बाद जर्मिनेट करने में पौधे को नुकसान हो जा रहा है, और ये भाई साहब अपना पौधा में जुड़ा ही है, अभी तक टूट के नीचे भी नहीं गिरा, जर्मिनेट कर जा रहा है। डोरमेंसी तो इसमें हो गई क्या? इसके अंदर कोई डोरमेंसी होता होगा? नो सर। No, इस sir. टाइप के पौधे में डोरमेंसी होता ही नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें कोई हार्मोन जो है जो डोरमेंसी को रेगुलेट करे वो प्रेजेंट नहीं होता या ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इनमें तो होता ही नहीं। तो ये कौन सा एक नया मैकेनिज्म है और पौधे को इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। यस सर। आज बताओ तो परेशान हो जाओगे। तो All वो viviparous plants में होता है सर। हाँ वही तो, ये विविपेरस प्लांट से क्यों डेवलप हुए भाई? पौधे के पास हजारों मैकेनिज्म थे, फिर इस टाइप के क्यों डेवलप हुए? और जैसा हमने देखा कि डोरमेंसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशंस के कारण डेवलप हुई है, और पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हीं सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए डोरमेंसी का डेवलपमेंट हुआ है। वैसे ही कुछ प्रॉब्लम सीड के जर्मिनेशन के साथ भी आए हैं, और ये विविपेरस नेचर हर जगह नहीं दिखता, ये भी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आराम से खा पी के बैठना, 1 घंटे की डिस्कशन होगी, आधा से 1 घंटे की, ताकि चीजों को अच्छे से समझ सको, कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ठीक है। तो बीच में भागना नहीं क्लास के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग बंद करूं? Yes, sir. ओके।